हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज आपकी क्लास बहुत डिले हो गई है। एक्चुअली इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ भी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कैपिटल का ये हाल है तो फिर और अदर जो डिस्ट्रिक्ट होंगे उनका क्या हाल होगा। ठीक है, यहाँ पे तो लाइट का ऐसा रोना हो गया है कि बहुत कटौती हो रही है। और जितनी बार हम बैठे हैं पढ़ाने के लिए क्लास कि अब क्लास ले लें, अभी क्लास ले लें, उतनी बार ही लाइट गई है। ठीक है, इसलिए क्लास इतनी डिले हो गई है। अब क्लास हम अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। और मंडे को क्लास लेने का ना लेने का यही भी रीज़न था। मंडे को भी ऐसी लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, आरओ कुछ भी। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप क्वेश्चन टैकल कर जाएंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा होगा तो फिर अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के चैप्टर पे। आज के चैप्टर है इंसुलेशन यानी कि सूर्य तप। ठीक है, इंसुलेशन यानी सूर्य तप क्या होता है ये डेफिनेशन पहले बताएंगे और फिर हम डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाएंगे। ठीक है, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा हीट का मुख्य स्रोत सूर्य है, यानी कि मुख्य इसकी जो रिसोर्स है वो क्या है, सूर्य है। यानी कि सोर्स कौन सा है, सूर्य है। सौर्य की ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है, जहां पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है। यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंचती है और सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। इसी तरह सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कैसे। जैसे हम पेन ले लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे। पहले बच्चे की इतना मेहनत करते हैं कि लाइट नहीं आ रही, फिर भी ये रहता है कि अरे बच्चों को समझाना है, पढ़ाना है। तो आप लोग भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको भी लगना चाहिए कि मैम इतना मेहनत कर रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाएं। लेकिन नहीं, आपने ना तो सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, ना तो ही लाइक कर रहे हैं, ना तो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप लोग मेहनत की वैल्यू नहीं समझते हैं। ठीक है, कि मेहनत क्या चीज़ होती है इसकी वैल्यू नहीं समझते। ठीक है, देख लेते हैं इंसुलेशन क्या है। ठीक है, जैसे डेफिनेशन से समझते हैं इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन, एक मिनट सही से बैठ जाते हैं। इंसुलेशन का मतलब है, ठीक है, इंसुलेशन का मतलब है, एक मिनट ये थोड़ा सही से एडजस्ट कर लेते हैं, एक मिनट। इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी इंसुलेशन का मतलब हो गया इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर से जो रेडिएशन आती हैं, यानी कि सोलर से जो रेडिएशन आती हैं विकिरण के फॉर्म में, यानी कि विकिरण के फॉर्म में जो रेडिएशन आती हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं, इंसुलेशन को बोलते हैं इनकमिंग। अगर इसको हम तोड़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, अच्छा सा पतला सा कोई पेन लें। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन किससे बना है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इंसुलेशन का मतलब हो गया इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि जो सोलर रेडिएशन है वो क्या हो रही है, पृथ्वी पर आ रही है। ठीक है, किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, किसके फॉर्म में आती है, रेडिएशन के फॉर्म में। अच्छा, आपको ये भी बता दें, जैसे कि आपने पृथ्वी में देखा होगा, पृथ्वी में लेयर होती हैं। ठीक है, पृथ्वी में भी लेयर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्रस्ट होती है। ठीक है, क्रस्ट होती है, ठीक है, मेंटल होती है और ये फिर कोर होती है। ठीक है, ये कोर होती है। उसी प्रकार हम सन की बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम सन की बात करेंगे तो ठीक है, इसमें भी लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी लेयर्स होती हैं। सबसे जो आंतरिक जो लेयर होती है इसे बोलते हैं कोर।
ठीक है, इसे बोलते हैं कोर। एक मिनट में, आज पता नहीं क्या है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है, लिख रहे हैं तो पेन कहीं और चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर। एक मिनट बच्चे, ये जो आंतरिक भाग होगा इसे कोर बोलेंगे। ठीक है, ये होगा कोर। और जस्ट कोर के जो बाहर का भाग होगा उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, उसको बोलेंगे, इसके कोर के जो आसपास का भाग होगा इसे बोलेंगे फोटोस्फीयर। ठीक है, इसको बोलेंगे फोटोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, और फोटोस्फीयर के जस्ट जो भाग होगा बाहर वाला फोटोस्फीयर है ये, उसके बाद ये बाहर वाला जो भाग है इसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फीयर या बोलेंगे कोरोना। ठीक है, क्रोमोस्फीयर या फिर कोरोना। ठीक है, क्रोमोस्फीयर। और जिस क्रोमोस्फीयर के जो बाहर भाग होता है उसको बोलेंगे, यहाँ पे जो इसका आउट लेयर होगी, ठीक है, ये आउट लेयर होगी, इसको बोलेंगे कोरोना। ठीक है, कोरोना बोलेंगे इसको। आप ये बता दें कि जो कोर है, जो सन का जो कोर है, आंतरिक भाग है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। ठीक है, कोर के जो आंतरिक भाग है यहाँ पे ही हो रहा है, क्या है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा क्या हो रहा है, जब दो हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का, जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं आपस में तो क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है। क्या होता है, हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, दो हाइड्रोजन बनके न्यूक्लियर फिजन के द्वारा यानी कि दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और हीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हीलियम के निर्माण करने में क्या होती है, एनर्जी यानी कि बहुत सी हीट रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत सी एनर्जी यानी कि हीट रिलीज हो जाती है। ठीक है, एनर्जी यानी कि हीट। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, सूर्य के यानी कि सन के आंतरिक भाग कोर में न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस हो रही है जहाँ पर दो हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी और हीट का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जिसमें क्या होते हैं, दो अणु यानी कि दो हाइड्रोजन के जो अणु होंगे आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, हीलियम के। ठीक है, हीलियम के अणु बनते हैं, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी क्या रिलीज होती है। ये कोर आंतरिक भाग में हो रहा है। ठीक है, और उसके जस्ट जो फोटोस्फीयर है, ठीक है, जो उसके जस्ट फोटोस्फीयर है, जो भाग हम फोटोस्फीयर की बात कर रहे हैं, वहाँ से क्या होती है, जो ये एनर्जी रिलीज होती है वो संवहन, और ये जैसे कि अभी हमने बताया है संवहन, और अभी हम आपको समझा ही रहे थे। ठीक है, कहाँ पे, संवहन तथा परिचालन या संवहन विधि द्वारा। ठीक है, अभी जैसे बताया था कि संवहन और परिचालन विधि द्वारा ये कोर से उससे लेयर यानी कि फोटोस्फीयर से किसका होता है, फोटोन का उत्सर्जन होता है, रिलीज होते हैं फोटोन। और फोटोन क्या होता है, एनर्जी के बंडल होते हैं। फोटोन का है, फोटोन इज अ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनर्जी के एक बंडल के रूप में होते हैं, यानी पैकेट्स के रूप में होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होते हैं, जिन्हें हम फोटोन बोलते हैं। यानी कि ये रेडिएशन के फॉर्म में, यानी कि रेडिएशन के फॉर्म में बंडल के रूप में एनर्जी का निकलना होता है। कहाँ से, फोटोस्फीयर से, इसलिए इन्हें बोलते हैं फोटोन। ठीक है, फोटोन होते हैं। और बाद में ये क्रोमोस्फीयर है, ये एक क्या है, पृथ्वी का ही वायुमंडल है, क्रोमोस्फीयर। और कोरोना, कोरोना उसको बोलते हैं कि कोरोना ने आपने देखा होगा, जब आपको एक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण होते हैं, ठीक है, पूरे सूर्य ग्रहण होते हैं, तो एक बाद में सूर्य के आसपास आपने देखा होगा एक रिंग टाइप की बनती है। ठीक है, आभा मंडल सा बनता है, वो दिखता है, वो ही सूर्य का क्या, कौन सा पार्ट दिखता है, कोरोना वाला पार्ट दिखता है। कौन सा पार्ट दिखता है, कोरोना पार्ट दिखता है। रेयर ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, कोरोना वाला पार्ट रेयर ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी
इसका आगे यूज़ क्या है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसका आगे क्या यूज़ है ये भी आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। आप भी समझ गए ना कि फोटोस्फीयर से क्या निकल रहे हैं, फोटोन का रिलीज हो रहा है, यानी कि वो एनर्जी के पैकेट होते हैं, ठीक है। और क्रोमोस्फीयर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, क्रोमोस्फीयर वगैरह आपने विकिरण जो हो रहा है रेडिएशन या क्रोमोस्फीयर है ना, यहाँ से रेडिएशन निकल रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन यानी कि सूर्य की एनर्जी, यानी कि यहाँ से रेडिएशन के फॉर्म में सूर्य की एनर्जी रिलीज हो रही है, कहाँ से, क्रोमोस्फीयर से। और कोरोना है वो आभा मंडल है, यानी रिंग टाइप में, जब आप देख रहे हैं एक्लिप्स होता है या पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब दिखाई देगा, यानी कि सूर्य के चारों तरफ एक रिंग टाइप में बना होता है, ठीक है। वो रेयर ही दिखता है। और ये पृथ्वी पर, ये बताया आपको, ये पृथ्वी पर, ठीक है, कि ये पृथ्वी पर जब आएगा पहले ही रेडिएशन के फॉर्म में आता है, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा मैं कलर ले रहे हैं समझाने के लिए, येलो ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अर्थ बना दे रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला तो हम मिटा दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ पे अर्थ बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये अर्थ है। तो पृथ्वी के जैसे यहाँ पे सूर्य से जब इस रेडिएशन आएगा, यानी कि इंसुलेशन, जिसे इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं, इंसुलेशन को बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सोलर जो रेडिएशन होता है वो पृथ्वी का आना, पृथ्वी पर आना, ठीक है। सोलर रेडिएशन का पृथ्वी पर आना। और ये सूर्य तप कब बन जाता है, ये रेडिएशन जो होती हैं वो से सूर्य तप कब, इंसुलेशन कब कहते हैं, जब ऐसे होता है कि हाँ रेडिएशन आ रहे हैं पृथ्वी पर, तो बहुत से जो रेडिएशन है यानी सूर्य से जो विकिरण आ रहे हैं, बहुत से ये पृथ्वी के अगल बगल से होकर निकल जाते हैं, यानी कि पृथ्वी पर नहीं जा पाते, ठीक है। बहुत से रेडिएशन है जो पृथ्वी के अगल बगल से होकर निकल रहा है, जो पृथ्वी पर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ ही जो रेडिएशन है जो पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ ही रेडिएशन है जो पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूर्य तप। जो डायरेक्ट पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें मिल रही हैं, यानी कि सोलर रेडिएशन जो डायरेक्ट पड़ रहा है पृथ्वी पर, उन्हें बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है। जो बाहर निकल जा रहा है वो रेडिएशन, ठीक है। जो बाहर निकल जा रहा है वो रेडिएशन, जो पृथ्वी पर पड़ रही, जो जिससे पृथ्वी एब्जॉर्ब कर रही, जिससे पृथ्वी हीट हो रही, उसको बोलेंगे इंसुलेशन, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे, इंसुलेशन बोलेंगे। और ये भी आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि सूर्य लगभग 2 बिलियन रेडिएशन निकाल रहा है, जैसे 2 बिलियन यानी अबाउट 2 बिलियन रेडिएशन रिलीज कर रहा है, ठीक है। सन 2 बिलियन रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो अर्थ पर कितना, 1 यूनिट, यानी कि 2 बिलियन इंसुलेशन रिलीज कर रहा है, यानी कि रेडिएशन इंसुलेशन तो जब होगा जब पृथ्वी पर पहुंचेगा, ठीक है। 2 बिलियन रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो इसकी पृथ्वी को ओनली 1 यूनिट इंसुलेशन मिल पाती है, ठीक है। पृथ्वी पे केवल 1 यूनिट इंसुलेशन, 1 यूनिट रेडिएशन इंसुलेशन के फॉर्म में मिल पाती है, ठीक है। इंसुलेशन के फॉर्म में 1 यूनिट इंसुलेशन के फॉर्म में मिल जाती है, कि बाकी सब ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है या फिर इधर उधर निकल जाती है। बहुत कम ही मात्रा है ये, जैसे जो पृथ्वी पर मिलती है, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा है जो पृथ्वी पर मिलती है। अच्छा, दूसरा कलर ले यहाँ पे, ये बहुत ही कम मात्रा है जो जहाँ पृथ्वी पर जो पहुँच पाती है, यानी कि इंसुलेशन के फॉर्म में, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, उसमें ये पहुंच पा रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसुलेशन। जैसे पृथ्वी जिस रेडिएशन को ग्रहण कर रही है, जैसे रेडिएशन पृथ्वी पर पहुंच पा रही है, उसको इंसुलेशन कह रहे हैं। और जो इधर उधर निकल जा रहा है रिफ्लेक्ट होके, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडिएशन, यानी कि सन रेडिएशन होते हैं, वो इंसुलेशन नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि इंसुलेशन में यानी कि इंसुलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि इनको बोलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग अंतर है इनमें, ठीक है। अगर कोई रेडिएशन का है और इंसुलेशन का है, दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है। इंसुलेशन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और रेडिएशन वो होता है जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, ठीक है, जो इधर उधर होकर निकल जाता है पृथ्वी से, ठीक है। और आपको जैसे बता रहे हैं ना कि कोर एरिया है सन का, वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम के अणु में परिवर्तित हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में,
बहुत ज़्यादा वर्स्ट मात्रा में एनर्जी और हीट का रिलीज हो रहा है। ठीक है, और आगे आपको क्या बताने वाले थे हम? हाँ, पहले आगे पढ़ लेते, फिर इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, दूसरी क्लास लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। दूसरा है कि प्रत्येक वस्तु, यहाँ से देखिए एक बार और पढ़ लें क्या? वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा हीट का मुख्य सोर्स सूर्य है, ये मैंने बता दिया आपको। सौरिक ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं, बिल्कुल। सौर से जो रेडिएशन होती है वो पृथ्वी तक पहुंचती है, उससे इंसुलेशन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग कोर है, जैसे हमने बताया, जहाँ पे अत्यधिक दबाव तो उच्च तापमान के कारण, यानी कि हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण, नाभिकीय फ्यूजन के कारण, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, अभी आपको बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का हीलियम में, यानी कि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है। यानी कि दो हाइड्रोजन, जैसे भी हमने बताए थे यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन का किस में रूपांतरण होता है? हीलियम में। ठीक है, हीलियम में रूपांतरण होता है और बहुत अधिक मात्रा में, अरे यार ये पेन ऐसा गड़बड़ करता है कि पूछो ही मत। बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी का रिलीज हो जाती है। 1 मिनट, आधा तो दिमाग हमारा इस पेन ने खराब कर दिया, समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या ही करें। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? हीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हीट भी निकलती है। ठीक है, तो क्या होता है? हीलियम का, दो हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है। यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन है ना, सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंचती है। अपने बताया, सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन कहते हैं, जो फोटोस्फीयर से निकलती है। इसी तरह सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसी सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है, यानी कि जो ऊर्जा होती है उसका विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि रेडिएशन द्वारा इनका विकिरण होता है। कहाँ से? क्रोमोस्फीयर से। ठीक है, इतना तो हम आपको बता दिए थे। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है, ठीक है, जो भी वस्तु होती है जिसमें हीट होती है वो विकिरण करती है, उनका रेडिएशन होने लग जाता है। जब भी कोई चीज़ पूरी तरह से गर्म हो जाएगी तो उससे रेडिएशन निकलेंगे, क्योंकि वो, और जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगी तो और दूसरे यानी कि सब्सटेंस को गर्म करना चाहेगी। ठीक है, तो उससे क्या होती है? रेडिएशन निकलने लगती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नियम के बताएंगे, नियमानुसार जो वस्तु जितना अधिक गर्म होगी, जितनी अधिक गर्म होगी उसकी तरंगें उतनी छोटी होंगी। अभी हम इसको मैप में बताएंगे, उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होंगी। इसी कारण से सूर्य विकिरण द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में, यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में, इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण तो कम होता है, परंतु दीर्घ तरंग के रूप में होता है। जैसे पृथ्वी से विकिरण होता है, जो विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में होती है। ठीक है, जैसे अभी मैप में अब हम बता दे रहे हैं आपको, 1 मिनट। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है पृथ्वी। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है ये पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी, यहाँ पे है सन। ठीक है, ये सन है, ऐसे लिख दे रहे, ये पृथ्वी है, ये लिख दे रहे। ठीक है, यहाँ से पृथ्वी से रेडिएशन होता है, किसमें? शॉर्ट वेव्स के रूप में। ठीक है, ये शॉर्ट वेव्स के रूप में पृथ्वी पर जा रही हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव्स के रूप में होती हैं। सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर किस रूप में जाता है? शॉर्ट वेव्स के रूप में। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे हो गए, शॉर्ट वेव्स के रूप में जाएंगे। ठीक है, किस रूप में जाती हैं? शॉर्ट वेव्स के रूप में, शॉर्ट वेव के रूप में जाएंगे। ठीक है, ये 1 मिनट, ठीक है, ये शॉर्ट वेव्स के रूप में जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो वेव्स हैं कितनी है? शॉर्ट वेव। बताया, जो जितना ज़्यादा गर्म होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? शॉर्ट होगी। यानी तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? शॉर्ट होगी, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में इससे ऊर्जा निकलती है, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में इससे रेडिएशन का ओहो, ठीक है, सन से जो पृथ्वी पर रेडिएशन पहुंच रही है वो किस लेंथ में पहुंच रही है? किस अकॉर्डिंग पहुंच रही है? कैसे पहुंच रही है? शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, यानी कि
लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, ठीक है, किसमें, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। और इससे टकरा के जब वह पृथ्वी से टकराती है तो परावर्तित होकर कौन से, ये दीर्घ तरंग के रूप में, यानी कि लॉन्ग वेव्स के रूप में ये वापस लौट जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में ये वापस लौट जाती है, ठीक है। ठीक है, ये कौन सी, पृथ्वी से जब टकराती है तो ये कौन सी, किस में परिवर्तित हो जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में, ठीक है, किसमें, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है बच्चे, बस अभी हम देखेंगे किसी दिन, एक्चुअली अभी शादी वगैरह भी है, उनमें भी अटेंड करना है, टाइमिंग नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या ही करें, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब पृथ्वी से टकराएगी तो ये दीर्घ तरंग के रूप में, यानी कि लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में ये वापस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या, पृथ्वी से जब टकराएंगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लॉन्ग वेव्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपको ये भी बता दें साथ में कि जो सन से जो रेडिएशन आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, इससे वायुमंडल कभी गर्म नहीं होता है, ठीक है, वायुमंडल इससे गर्म नहीं होता है, ठीक है, याद रखना कि इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वायुमंडल इससे क्या, गर्म नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, इससे वायुमंडल क्या है, गर्म नहीं होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इससे वायुमंडल कभी गर्म नहीं होता है, क्योंकि ये शॉर्ट वेव्स के रूप में पृथ्वी पे आती हैं और वापस ये क्या होती है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में निकल जाती हैं, ठीक है। वायुमंडल गर्म किससे होता है, क्योंकि वायुमंडल किससे गर्म होता है, वायुमंडल हमेशा लॉन्ग वेवलेंथ है, यानी कि वायुमंडल गर्म होता है लॉन्ग वेवलेंथ, यानी कि जो पृथ्वी से टकरा के वापस निकलती है उससे, इससे वायुमंडल गर्म होता है, याद रखना। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर किसके कारण होता है, इसके कारण, ठीक है, वायुमंडल इसके द्वारा गर्म होता है, याद रखना। अरे कोई बताए कि इसका प्रॉब्लम हमको कैसे सॉर्ट आउट करें। ठीक है, वायुमंडल किससे गर्म होता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती हैं, पार्थिव विकिरण होता है, उसके द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, कभी भी शॉर्ट वेवलेंथ के द्वारा वायुमंडल गर्म नहीं होता, ठीक है। और पृथ्वी से जो रेडिएशन जाती हैं वो किस में जाती हैं, यानी कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाती हैं, ठीक है, याद रखना। और एक और बात हम आपको बताने वाले हैं, जस्ट जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। जैसे हम अगर टेम्परेचर की बात करें तो 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है टेम्परेचर में, ठीक है, यानी कि 1000 मीटर पर क्या आएगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाएगी, यानी कि 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कमी आती है, ठीक है, टेम्परेचर की ये कमी आएगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो सन से जो शॉर्ट वेव लेंथ आती हैं, यानी कि शॉर्ट वेव जो बिकरा रेडिएशन आती है उससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कि वो उससे कभी भी वायुमंडल गर्म नहीं होता है, क्योंकि कोई भी गैस उन्हें एब्जॉर्ब नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। वायुमंडल गर्म होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा, ठीक है, किससे, पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या समझा रहे थे हम आपको, ठीक है। जैसे कि पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में होती है, यहाँ तक बता दिए। नेक्स्ट था धरातल पर सूर्य तप का वितरण, ठीक है, सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास होती है, ठीक है, ये भी आपको पता है कि सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि यहाँ दिन रात की लंबाई बराबर होती है तथा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, परंतु सूर्य के दक्षिणायन, सदनवर्ड तथा उत्तरायण, नदनवर्ड की स्थितियों के कारण अत्यधिक सूर्य तप मंडल विषुवत रेखा के दोनों ओर, यानी कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन के दोनों ओर सरकता रहता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप कम होता जाता है, ठीक है, क्या होता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य तप कम होता जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक अर्थ। पेन दिक्कत कर रहा है इसलिए मुझे थोड़ी खींच आ जाती है बहुत,
ठीक है, काफ़ी कोशिश करी, पता नहीं है क्या है वायरस। एक्चुअली भी 5-6 हज़ार रुपये इसमें ही लैपटॉप में लगाए ही हुए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रॉब्लम आ गई। मैं ही सोचती हूँ कि मैंने उस दिन साइड ना ही खोली होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी, यहाँ देखेंगे ये है जीरो इक्वेटर। ठीक है, ये है जीरो इक्वेटर। ठीक है, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो रीजन होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेशन इधर ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रीजन होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेशन इधर ही मिलता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं सबसे ज़्यादा यानी कि लंबवत यहीं पड़ती हैं। ठीक है, वर्टिकल यहीं होती है सबसे ज़्यादा। सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त करता है कौन सा क्षेत्र होता है? जीरो इक्वेटर से, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से साउथ 23.5 और 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ 23.5 तक ये जो क्षेत्र होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेशन प्राप्त करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें होती हैं सर्वाधिक लंबवत पड़ती हैं, यानी कि वर्टिकल पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे किरणें क्षैतिज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल नहीं होती, यानी कि तिरछी नहीं पड़ती हैं, यानी कि लंबवत पड़ती हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, और एक बात और आपको बताएं कि कर्क रेखा पे यहाँ की 23.5 इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पीले में दिख रहा है आप लोगों को, और ये ट्रॉपिक, और 23.5 पे साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे बोलते हैं कैंसर को कर्क रेखा, हिंदी में से बोलेंगे कर्क रेखा, और इसे बोलेंगे सदर्न बर्ड जो है 23.5 इसको बोलेंगे मकर रेखा। ठीक है, इसे बोलेंगे मकर रेखा, याद रखिएगा, इसे बोलेंगे मकर रेखा। एक्चुअली पता है, ये अगर पेन का सिस्टम शॉर्ट हो जाए, इसको पता है एक्चुअली ये शादी के सीज़न है, अभी शॉपिंग वगैरह में लगे हुए हैं, क्योंकि रिलेशन में शादी, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जब ऐसा होता है ना लाइफ में कि जब टाइम नहीं होगा आपके पास, ठीक है, जब भी लाइफ में कभी भी होगा, जब आपके पास टाइम नहीं होगा तभी आपके साथ पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तभी आपके पास हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, ठीक है, ये मकर रेखा है। ठीक है, ये मकर रेखा, 23.5 नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 साउथ में मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा की बात करेंगे तो 21 जून को, यानी कि 21 जून को यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 21 जून को सूर्य की किरणें यहाँ पे लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य का क्या होता है? उत्तरायण होता है। और ठीक, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो कब होता है? मकर रेखा पे, यानी 22 दिसंबर को। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर को यहाँ पे किरणें, 22 दिसंबर को यहाँ पे लंबवत होता है, कहाँ पे? 23.5 मकर रेखा पे, यानी कि सदर्न बर्ड रीजन में। ठीक है, क्योंकि जब ये क्या होता है? दक्षिणायन जब सूर्य होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के होने के कारण ये सब काम होता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन। तो 21 जून को 23.5 यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जब सूर्य का क्या होता है? उत्तरायण होता है। और जो सूर्य दक्षिणायन होता है 22 दिसंबर को, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो तब ये क्या होती है? सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ती हैं। और आगे हम बताएंगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम आप लोगों को समझाते जाएंगे। ठीक है, और ये भी आपको बताया था कि जैसे कि, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पढ़ा रहे थे, जैसे कि हम यहाँ पे इक्वेटर से जैसे हम ध्रुवों की ओर पढ़ेंगे, ये ठीक ध्रुव हो गए दोनों, जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, वहाँ वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे हम बता दें, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी, और 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की, यानी कि 165 मीटर में कितने डिग्री? 1 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर की लैप्स रेट यानी कि कमी आती है। ठीक है, कितनी लैप्स रेट होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की कमी आती है जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं टेम्परेचर में। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे कि हम नॉर्थ पोल तरफ जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ जाएंगे पोल्स रीजन की तरफ, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर यानी कि जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही विरल होती हैं। ठीक है, डेंसिटी बहुत कम होती है। जहाँ पे गैसों की डेंसिटी कम होगी ऑब्वियस है वहाँ टेम्परेचर कम पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो किसके कारण होता है? गैसों के एब्जॉर्प्शन। जब जहाँ पे गैसें अधिक होगी, डेंसिटी अलग होगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है कि वो उतनी ज़्यादा है कि हीट को क्या एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके रखती हैं। तो जहाँ पे गैसों की डेंसिटी कम होगी ऑब्वियस है वहाँ पे टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ तक देख लिया। सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं? ये यानी कि इंसुलेशन है, जो टेम्परेचर है सूर्य का, उसके यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ठीक है, पहला है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। ठीक है, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं, जिसमें है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। देखेंगे कि सूर्य की किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर, देखेंगे यहाँ पे हम जैसे अर्थ बना ले रहे हैं एक। ठीक है, जब सूर्य पर किरणें पड़ेंगी, जैसे ये किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, तो ये हो रही है कौन सी है? वर्टिकल है, यानी कि लंबवत किरण है। ठीक है, लंबवत किरण है। यहाँ पे ये कौन सी किरण है? लंबवत किरण है। ठीक है, सूर्य की कौन सी किरणें पड़ रही हैं? लंबवत किरण पड़ रही हैं। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये वर्टिकल किरण पड़ रही हैं, वर्टिकल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज किरण इन्हें बोलेंगे, या फिर तिरछी किरणें। ठीक है, जो तिरछी किरणें होती है आप देखेंगे अधिक एरिया में है। ठीक है, देखा होगा कि ये एरिया तो अधिक है, ठीक है इसका, और जो वर्टिकल है इसका एरिया कम है। ठीक है, दूसरा कलर लेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। जो ये वर्टिकल है इनका अगर हम देखेंगे तो इनका एरिया बहुत कम होता है। वर्टिकल जो रेस हैं सूर्य की रेडिएशन बहुत कम एरिया में पड़ती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है यानी कि जो क्षैतिज किरणें हैं और या तिरछी किरणें, इनका एरिया बहुत ज़्यादा अधिक होता है। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण, यानी कि पृथ्वी का जो आकार है वो क्या है? स्फेरिकल है, या सभी जानते हैं। ठीक है, स्फेरिकल जियोइड शेप में। पृथ्वी के गोलाकार रूप के कारण सूर्य की किरणें क्या होती है? सभी जगह समान कोण पर नहीं पड़ती। ठीक है, सभी जगह पे क्या होती है? समान कोण पर नहीं पड़ती। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती? लंबवत होती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर देखेंगे सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती हैं। जो भूमध्य रेखा होगा यहाँ पे देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन जो होगी 0 डिग्री पर, यहाँ पे हमेशा सूर्य की किरणें क्या होती है? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं हमेशा। इस 20 मैंने बताया था सबसे ज़्यादा, जैसे सन है, सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें यहाँ पे ही लंबवत पड़ती हैं। और ये जो 23 हाफ एंड 23 हाफ नॉर्थ है, 23 हाफ साउथ है, ये जो एरिया होगा सबसे ज़्यादा इंसुलेशन इधर मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंसुलेशन इस एरिया में मिलता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पे? इक्वेटोरियल जो रीजन होता है, ये इक्वेटोरियल रीजन जो होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किरणें यानी कि सूर्य की कौन सी? लंबवत किरणें यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखेंगे सूर्य क्या होता है? सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। ठीक है, सूर्य सर्वाधिक ऊंचाई पर यहाँ पे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पृथ्वी है ना, सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बना लिया और यहाँ पे ये सन कर दिया यहाँ पे, और पृथ्वी इसके ये चक्कर लगा रही। जैसे जैसे इसकी स्थितियाँ बदलेंगी उस अकॉर्डिंग इसको इंसुलेशन भी मिलता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे स्थितियाँ बदलेंगी उस अकॉर्डिंग इंसुलेशन भी मिलता रहेगा। ये है सन है और ये पृथ्वी है, और ये आपके देखेंगे यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर ये यहाँ पर रहेगा। तो इक्वेटर पे हमेशा क्या है? किरणें, इक्वेटर पे हमेशा किरणें लंबवत होंगी। ठीक है, इक्वेटर पर क्या किरणें होती? जो सूर्य के रेडिएशन होगा हमेशा लंबवत पड़ेगा। ठीक है,
और हम देखेंगे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो सूर्य का जो कोण होगा यानी कि जो एंगल होगा वो सबसे कम होता है, अर्थात यहाँ पे तिरछियाँ क्या होती है, तिरछी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे किरणें क्या होती हैं, रेडिएशन जो सूर्य की होती है वो तिरछी होती है, आप देखेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पेन वर्क नहीं कर पा रहा है इसलिए अब डायग्राम जितना बनाएं तो बन नहीं पा रहा है। ठीक है, बस पेन अच्छे से वर्क कर जाए उसके बाद अच्छे से और भी समझा देंगे, बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। ठीक है, तो क्या आप देखेंगे ध्रुवों पर क्या होती है, जो सन का एंगल होता है, जो सूर्य की किरणों का एंगल होता है वो क्या होता है, कम होता है और वहाँ पे किरणें तिरछी पड़ती हैं ध्रुवों पर। ठीक है, ये पे यहाँ पे एंगल होगा ऐसे तो इसकी किरणें यहाँ तिरछी पड़ेंगी सूर्य पे, यहाँ पे सूर्य होगा यहाँ पे जब। ठीक है, तो क्या होगा, ये किरणें यहाँ पे क्या है, तिरछी पड़ रही ध्रुवों पे ये। ठीक है, ऐसे कुछ निकल भी जा रही हैं और ये ऐसे तिरछी पड़ रही हैं। ठीक है, कहाँ पे, पोलर रीजन है, यहाँ पे ये पोलर रीजन होगा तो यहाँ पे किरणें क्या होती है, ऑब्वियस है कि तिरछी पड़ेंगी। पोलर रीजन पे क्या है, किरणें ये तिरछी पड़ेंगी। और देखेंगे कि किरणों में जो तिरछापन हो रहा है, जो ये तिरछा हॉरिजॉन्टल हो रही हैं जो, ठीक है, इनमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, ठीक है, सूर्य 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। जैसे मैंने बताया है कि 21 जून को कर्क रेखा पर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 21 जून को, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर, यहाँ पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है यानी कि वर्टिकल होता है। और तिरछे पड़ने का क्या होता है, जब लंबवत किरणें धरातल के क्या होती है, जो लंबवत किरणें होती है धरातल के कम क्षेत्र में पड़ती हैं। जैसे कि बताया लंबवत किरणें हैं ये धरातल के कम क्षेत्र पर पड़ रही हैं। ठीक है, जिस कारण उस स्थान का ताप तो अधिक हो पाता है। ठीक है, ताप अधिक हो पाता है लेकिन कम एरिया में होता है, तो जितना कम एरिया में पड़ेगा टेम्परेचर, ठीक है, और सीधी किरणें पड़ रही तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई होगा और एरिया कम होगा। ठीक है, याद रखना। और जबकि जो तिरछी किरणें हैं, ठीक है, उनका क्या होती है, उनकी जो मात्रा होती है अपेक्षाकृत धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ती है। ठीक है, इनकी मात्रा धरातल के अधिक क्षेत्र पर पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अधिक क्षेत्र पर पड़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, हीट कम हो जाएगी क्योंकि अधिक क्षेत्र पर पड़ रही और वे तिरछी किरणें पड़ रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य की रेडिएशन तिरछी पड़ेगी यानी किरणें जो तिरछी पड़ेंगी, विकिरण तिरछे होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए सूर्य के यानी कि वितरण को प्रभावित करने वाला फर्स्ट कारण होता है सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन या फिर लंबवत किरणें। किस तरह से वहाँ किरणें पड़ रही है उस अकॉर्डिंग वहाँ पे टेम्परेचर पाया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिन की अवधि। ठीक है, नेक्स्ट है दिन की अवधि। दिन की अवधि देखेंगे कि जितनी अधिक होगी यानी सूर्य तप की मात्रा उतनी अधिक होगी। जहाँ पे दिन की अवधि जितनी अधिक पाई जाएगी वहाँ पे सूर्य की मात्रा भी उतनी अधिक पाई जाएगी। ठीक है, पृथ्वी क्या होती है अपनी कक्षा पर, यानी कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर, यहाँ पे देखेंगे अपनी कक्षा पर 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री का क्या एंगल बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, अपने एक्सिस पर, यानी कि ये अपनी कक्षा पे जिस पे घूम रही है इस पर कितना एंगल बनाती हुई घूमती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती हुई लगभग 24 घंटे में अपनी कीली पर, यानी कि अपनी एक्सिस पर, यानी 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है, एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। आपको पता है, कई बार हम बता चुके हैं। और देखेंगे साथ ही सूर्य के चारों तरफ, यानी कि ये सन हमने बताया था आपको, ये सन, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ, यहाँ ई बना दें, नहीं आप तो समझेंगे नहीं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ एक वर्ष में एक बार एक चक्कर लगाती है। ठीक है, और यदि अगर आप देखेंगे अगर पृथ्वी एक ही जगह पर स्थिर हो जाए, ठीक है, यानी कि अपनी या तो धुरी पर ना घूमे, स्थिर हो जाए, यानी कि बिल्कुल स्थिर होकर घूमे, तो दिन रात भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दिन रात भी नहीं होंगे, तो जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसके विपरीत ही स्थिति हो जाएगी। लेकिन हम देखेंगे पृथ्वी की जो दैनिक तो वार्षिक गति के कारण, यानी कि दैनिक गति है जो मतलब 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है अपने एक्सेस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई, और अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये रोटेशन करती है। ठीक है, क्या करती है, रिवोल्यूशन करती है और रोटेशन भी करती है। ठीक है, दैनिक गति और वार्षिक गति हो गई, यानी कि सूर्य के चारों तरफ एक, यानी कि वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है 365.5 डिग्री। ठीक है, में एक चक्कर पूरा करती है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वार्षिक गति, बस वार्षिक जो गति होगा, एनुअल जो स्पीड होगी, उसके कारण भूमध्य
यानी कि भूमध्य रेखा को छोड़कर शेष भागों पर दिन की अवधि में अंतर आता रहता है। ठीक है, अगर भूमध्य रेखा पर तो हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है भूमध्य रेखा पर, आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा पेन ले लेंगे, येलो शायद आप लोगों को समझ में ना आए। भूमध्य रेखा पर देखेंगे हमेशा दिन रात बराबर होगी। जैसे यहाँ पे सन है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भूमध्य रेखा पे हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। इसका रीजन क्या है, याद रखना, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि प्रकाश वृत्त जो होता है भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है। जैसे यहाँ पे ये सन है, छोटा सा नहीं लिखता है, पता पहले इतना छोटा सा लिख जाता था, कैसे भी लिख दें। ठीक है, ये सन है, ये सन है। ठीक है, जब इस पर वर्टिकल, यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल किरणें यानी कि लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत किरणें ही भूमध्य रेखा पर पड़ रही हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इतने में देखेंगे, इतने में दिन हो रहा है, इतने में रात हो गई। ठीक है, इतने में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और इधर क्या हो रही है, नाइट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट हो रही है। कलर दूसरा ले लेंगे, यहाँ पे है नाइट। ठीक है, यहाँ पे दिन हो गया, यहाँ पे नाइट हो गया। तो 12 घंटे का दिन हो गया, 12 घंटे की रात हो गई। ठीक है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या हो गई, रात हो गई। ठीक है, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात पाएगी, क्योंकि पृथ्वी में कौन सी किरणें पड़ रही है, लंबवत किरणें पड़ती हैं। कहाँ पे, हमेशा विषुवत रेखा पर, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में वो डिवाइड कर लेती है प्रकाश वृत्त के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पड़ती है। ठीक है, क्या होती है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। क्योंकि यहाँ पर तिरछी किरणें नहीं पड़ती, अगर तिरछी किरणें पड़ती थी और भी एरिया में ऐसे जा सकती थी, इस तरह से। ठीक है, तिरछी किरणें पड़ती तो ये ऐसे और जा सकती थी, लेकिन तिरछी किरणें नहीं पड़ती, वर्टिकल पड़ती हैं, तो सीधे सीधे जाती हैं और 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और देखेंगे कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा ले लें क्या, यहाँ पे हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखेंगे 21 मार्च तथा 23 सितंबर को जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। ये आप याद रखना चाहिए। यहाँ पे बता देते हैं कि कौन से है, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की स्थिति, ठीक है, जब देखिए सूर्य की पोजीशन जब होती है भूमध्य रेखा पर होती है, कब होती है, 21 मार्च को होती है, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है सूर्य। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है तो क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि दिन रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय पे 21 मार्च और 23 सितंबर को सन जो होता है यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, क्या होता है, लंबवत होता है, यानी कि वर्टिकल किरणें पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। इससे क्या है, हम देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एक और मैप ले लेते हैं यानी कि समझाने के लिए। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी देख लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये है सन, ठीक है, ठीक है, ये है सन, और हम देखेंगे और सन की ये परिक्रमा कर रही है, कौन सी, सन की परिक्रमा कर रही है अर्थ। ठीक है,
अर्थ इसकी क्या करती है, रोटेशन करती है, सॉरी रिवोल्यूशन करती है, ठीक है, यानी कि परिक्रमा करती है। रोटेशन तो परिभ्रमण होता है और रिवोल्यूशन परिक्रमण होता है, ठीक है। रिवोल्व करती है यानी कि रिवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो जब अर्थ यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर है और यहाँ पे अर्थ देखेंगे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा दूर होती है और एक टाइम ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है, ठीक है। देखेंगे 3 जो जनवरी है, थर्ड जैन, ठीक है, थर्ड जैन को जनवरी, यही बात है कि इसमें जब भी हम कर्व करते हैं तो कर्व नहीं होता है इसमें, ठीक है। थर्ड जैन को होता है क्या, सूर्य सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है पृथ्वी के, ठीक है। तब इसकी कितनी डिस्टेंस होती है, 147 मिलियन किलोमीटर। कितना होता है डिस्टेंस, 147 मिलियन, यहाँ मिलियन है, हाँ मिलियन कैसा लिख रहा है यार, एक मिनट, रुला ही लिए कई बार तो पेन तो बिल्कुल ही, मिलियन किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है, 147 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। 3 जनवरी को यहाँ पे ये पृथ्वी है, याद रखिएगा ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये सन है, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे 3 जनवरी को 147 मिलियन किलोमीटर नज़दीक होता है। और वहीं देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है, ये सन की पृथ्वी से क्या होती है, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर होता है। क्या डिस्टेंस होती है, 152 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, मिलियन किलोमीटर ये इसकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसके, ठीक है, सबसे ज़्यादा इससे दूर होता है 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को क्या होता है, सबसे अधिक दूरी पर होता है। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, कॉल आ रही, इसको डिस्कनेक्ट करना है। ये पता है उसी टाइम पे, आज तुम इतना लोग कॉल कर रहे हैं, हद ही है यार, ठीक है। क्या है, 147 मिलियन किलोमीटर और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब है, 152 मिलियन किलोमीटर 4 जुलाई को, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्या है, सूर्य पृथ्वी से, इसे बोलते हैं पेरिहीलियन यानी उपसौर, पेरिहीलियन यानी उपसौर, पेरिहीलियन यानी कि उपसौर, ठीक है। सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है जब पृथ्वी सूर्य के, तब बोलते हैं पेरिहीलियन, बोलते हैं इसे यानी कि उपसौर। और जब पृथ्वी सबसे ज़्यादा दूर होती है सूर्य की, तो इसे बोलते हैं एपिहीलियन, एपिहीलियन, इसे बोलते हैं अपसौर, अपसौर, ठीक है। हीलियन मीन्स होता है, हीलियन मीन्स होता है सूर्य, पेरिहीलियन, पेरी मीन्स नज़दीक, ठीक है। जब सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसे बोलेंगे पेरिहीलियन, यानी उप मीन्स नज़दीक। जैसे कि आपने सुना होगा
उप प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि उसके नज़दीक का, ठीक है, इसलिए इसे उपसौर बोलते हैं। अप मीन्स दूर यानी कि एपिहीलियन, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब होती है, जब वो एपिहीलियन का होता है, यानी 4 जुलाई को एपिहीलियन बोलते हैं जब सूर्य सबसे ज़्यादा दूर होता है पृथ्वी से। उपसौर बोलते हैं, पेरिहीलियन बोलते हैं जब सूर्य सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है पृथ्वी के, ठीक है। लेकिन एक बात रखिए, आपने इसमें सोचा होगा कि जब सूर्य सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा तो उस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, पर होता इसका उल्टा है, ऐसा नहीं होता है। और जब सबसे ज़्यादा दूर होता है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन होता इसका उल्टा है। क्यों होता है? क्योंकि देखेंगे 3 जनवरी को सबसे नज़दीक है, फिर भी यहाँ यानी कि नॉर्थ जो यहाँ पे देखेंगे, हम एक बना लेते हैं ग्लोब, तीन जनवरी को सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है, लेकिन कितना 147 ये सब हमने डिस्टेंस बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि उस देखेंगे कि हमेशा आपने देखा होगा कि 21, ठीक है, कि 21 जून और 22 दिसंबर, ठीक है, रीजन क्या है? 21 जून और 22 दिसंबर। आपने देखा होगा 21 जून पे जब नदन बर्ड रीजन पे होता है, क्या होता है? सूर्य जब नदन बर्ड रीजन पर होता है, ठीक है, तो लंबवत कहाँ पे होता है? टॉपिक ऑफ कैंसर पर, ठीक है, यानी कि कर्क रेखा पर। और यहाँ पे बता रहे हैं 3 जनवरी को, ठीक है, क्या हो रहे हैं? 3 जनवरी को। तो यहाँ पे क्या होनी? डिस्टेंस कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो टेम्परेचर कम होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक है सूर्य पृथ्वी से, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय 21 जून को नदन बर्ड में, यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नदन बर्ड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में पृथ्वी यानी कि सूर्य की किरण लंबवत होती 21 जून को, इसलिए टेम्परेचर नदन बर्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर नदन बर्ड में ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर आप इसलिए भारत में देखेंगे उस टाइम पे सर्दी का मौसम होता है, या विंटर सीजन होता है, सबसे नज़दीक होने के कारण भी विंटर सीजन होता है, क्योंकि उस टाइम पे 21 जून को, ठीक है, 21 जून को, सॉरी हम विंटर सीजन करें, और गर्मी का सीजन होता है 21 जून को, क्या होता है? नदन बर्ड हेमिस्फीयर में, यानी कि नदन बर्ड सूर्य का उत्तरायण होने के कारण 21 जून को नंबत पड़ता है, इसलिए आप देखेंगे कि सबसे डिस्टेंस कम होने के कारण भी वहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके क्या उलट, वैसे टेम्परेचर सबसे, एक मिनट, कुछ हम रॉन्ग तो नहीं बता रहे? ओह सॉरी, एक मिनट बच्चे, थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है, ये सही है। हाँ, हम आपको बताने वाले थे, एक बार थोड़ा बाय मिस्टेक निकल गया, ठीक है। हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है 147 मिलियन किलोमीटर, उस टाइम पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पर नहीं होता है, क्योंकि तब हम देखेंगे, हम वो दूसरा चीज़ बता गए, उसका पहला जो 4 जुलाई को बताने वाला वो बता गए। तो उस टाइम पे क्या होता है? जो 22 दिसंबर को है सदर्न बर्ड रीजन में, यानी कि दक्षिणायन में सूर्य की किरणें, यानी कि 22 मकर रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण भी यहाँ पे क्या टेम्परेचर कम पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे कि 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण भी, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। उसका कारण है कि जब सूर्य यानी कि नदन हेमिस्फीयर में, यानी कि नदन हेमिस्फीयर में 21 जून को मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? सूर्य की किरण लंबवत होने के कारण यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण भी 4 जुलाई के टाइम पे, क्योंकि ये जून का काम है, जून का मंथ है, और ये दिसंबर का, ये एक्चुअली पता है, स्किप कर गया थोड़ा दिमाग से, तो ये होता है उस टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। इसलिए अगर 3 जनवरी पर नज़दीक होने के बावजूद 22 दिसंबर हेमिस्फीयर में, यानी कि 22 दिसंबर की डेट में, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर कम होता है। और वहीं पर अगर 4 जुलाई पे देखेंगे, डिस्टेंस अधिक होने के कारण भी यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है। इसका रीजन है कि 21 जून पे, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, ठीक है,
और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। इसलिए इसका उलट होता है, क्योंकि अगर ये है इसमें बताया रहा है कि नज़दीक है तो ज़्यादा टेम्परेचर ये नहीं होगा, ठीक है। और ये है, ये भी बता दें कि ये नदन और सदर्न हेमिस्फीयर के कारण होता है, क्योंकि नज़दीक है टेम्परेचर है होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नदन हेमिस्फीयर में कौन सा है, हमारा भारत, ठीक है। नदन हेमिस्फीयर में क्या है, भारत, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये 22 दिसंबर पे लंबवत पड़ता है, ठीक है, और 22 दिसंबर पे लंबवत पड़ेगा, और वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या पाया जाएगा, कम पाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, 22 दिसंबर पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, लंबवत होती है, ठीक है। और वहाँ पे सूर्य की किरणें जब 22 दिसंबर लंबवत होगी तो वहाँ पे 36 किरणें होंगी, इसलिए हमेशा देखें कि वहाँ पे जो भारत में होगी वहाँ टेम्परेचर कम होगा उस टाइम पे, ठीक है। क्या होगा, टेम्परेचर कम। और ऑस्ट्रेलिया टाइप, जहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह रीजन देखेंगे वहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा, ठीक है। इसका रीजन ये होगा, ठीक है। बाकी और फिर से समझा देंगे अगर आपको समझ में ना आए, ठीक है, अलग से शॉर्ट वीडियो बना के भी समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी बता दी आपको। और नेक्स्ट है सौर कलंक। सौर कलंक है यानी कि जिसे बोलते हैं सन स्पॉट, सन स्पॉट है और वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है। इसका भी इफेक्ट पड़ता है, सन स्पॉट एंड वायुमंडल का क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम आपको बता देते हैं। किसमें, सूर्य के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। इसमें क्या सौर कलंक है, और देखिए चंद्रमा के समान सूर्य तल पर भी यानी कि कलंक या धब्बे मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं सन स्पॉट। इसका बहुत कम लोगों ने माना है, वैज्ञानिकों ने, कि इसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसका भी पड़ता है, ठीक है। इसमें दिया गया, इनका कोई भी स्थायी रूप नहीं होता, लेकिन ये बनते बिगड़ते रहते हैं सन स्पॉट, ठीक है। ये सन पे भी, जैसे कि आपने चांद में देखे होंगे धब्बे होते हैं, तो इसमें भी सन के ये स्पॉट होते हैं, जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और जगह बहुत हाई है, यहाँ पे और जगह जो टेम्परेचर का उससे कम होता है इसमें टेम्परेचर, इसलिए ब्लैक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब ये बहुत बनते, तो जब ये स्पॉट ज़्यादा अधिक हो जाते हैं तो सूर्य की जो हीट है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सूर्य की क्या होती है, हीट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जब सूर्य की हीट इंक्रीज होगी तो रेडिएशन भी इंक्रीज होगा, और जब रेडिएशन इंक्रीज होगा तो वो यानी कि इंसुलेशन भी इंक्रीज होगा, पृथ्वी पर जितने रेडिएशन है उसका प्रभाव भी अलग पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी, लेकिन इसका माना नहीं है, लेकिन ये बुक्स में दिया गया था इसलिए हम उसको शामिल कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रभाव, ठीक है। वायुमंडल का प्रभाव तो इफेक्ट बिल्कुल ही पड़ता है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे पृथ्वी पर जब किरणें आती हैं तो वायुमंडल से होकर आती हैं, ठीक है। तो वायुमंडल से जब होकर किरणें आती हैं, सूर्य की प्रकाश किरणों को वायुमंडल की क्या बोलते हैं, सूर्य की जो प्रकाश किरणों को वायुमंडल की जो ट्रांसपेरेंट मोटी परत से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उसका स्कैटरिंग होती है, परावर्तन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इनके कारण फिर वो धीरे धीरे मोटी परत को होकर जब उसे निकलना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत सी मात्रा उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, स्कैटरिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर का ह्रास हो जाता है, तो बहुत कम मात्रा में पृथ्वी पर टेम्परेचर पहुंच पाता है, ठीक है, वायुमंडल। और जहाँ पे वायुमंडल की, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यानी कि जो हिली रीजन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे देखेंगे आप गैसेस कम होती हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे ज़्यादा होना चाहिए, पर क्यों नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर बताया है जैसे कि ह्रास होता जाता है, ठीक है। और जहाँ पे गैसेस क्या होंगी, कम होंगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो वायुमंडल का भी प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है, सूर्य के वितरण पर वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल बात सही है कि सूर्य के वितरण पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। कल हम इसका सेकेंड पार्ट भी पढ़ाएंगे, आपको इसका सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, तो उसमें हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं हीट बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ, यानी कि हीट बजट ऑफ द अर्थ, ये भी पढ़ाएंगे। मेन तो वही है, आज आपका फर्स्ट पार्ट है, बेसिक समझने से है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी जिस चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी बता दीजिएगा हमको, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्शन, अब्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन होता है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। बाकी तो फिर कल हम पढ़ाएंगे, इसका तो फिर पूरा ही एक चैप्टर जाएगा वायुमंडल का इफेक्ट का भी, ठीक है, इस पर पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे मोटी परत को पार करेंगे वायुमंडल को तो टेम्परेचर का ह्रास होगा, और जैसे कि तिरछीकरण, जो तिरछी जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा एरिया में होकर जाती हैं, और जो लंबवत किरणें होती हैं वो कम एरिया में होकर जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो वायुमंडल को प्रभावित करने वाले हैं। एक चीज़ अगर आपको समझ में नहीं हो तो वो दोबारा से हम समझा दें, मुझे लग रहा है ये वाला समझ में नहीं आया होगा, एक बार दोबारा से हम कर दें, उसके बाद हम क्लास का फिर एंड करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम क्लास का एंड करते हैं। ये पूरा हो गया
ठीक है, उसके बाद हम क्लास का एंड करेंगे। दूसरा पेन ले रहे हैं एक बार। ठीक है, ये सन है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी सन के चारों ओर क्या कर रही है, रिवोल्यूशन का रिवोल्ट कर रही है। ठीक है, तो देखेंगे परिक्रमा कर रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है 3 जनवरी को, यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा दूर होती है डिस्टेंस पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को, यानी 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, ये होता है। और आप ये देखेंगे 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, होता है इसका उल्टा होता है। क्यों होता है उल्टा? क्योंकि उस टाइम पे यानी कि जनवरी है 22 दिसंबर को यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत होता है कहाँ पे, मकर रेखा पर। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो सारी किरणें, लंबवत किरणें यहाँ पर आएंगी, यहाँ पे तिरछी किरणें होंगी, और ये नदन हेमिस्फीयर में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, यानी कि विंटर सीजन होगा। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होगा, यानी कि विंटर सीजन होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, नदन हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, नदन हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह रीजन में टेम्परेचर पाया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए यहाँ सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी नदन हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होगा, यानी कि जो यहाँ पे जो हमारा भारत है, यहाँ पे भी टेम्परेचर, यहाँ पे जो हमारा भारत है यहाँ पे भी टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या है, कम पाया जाएगा। थोड़ा ऐसे बना हुआ है तो बस समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कम पाया जाएगा। और दूसरा है 4 जुलाई को, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम पाना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा। लेकिन उसका रीज़न है कि 21 जून को, यानी कि 21 जून को सूर्य है जो लंबवत होता है कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहीं पर पाई जाएगी। इसलिए सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी टेम्परेचर कम होता है, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए, और सबसे दूर होने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कम होना चाहिए। इसके उलट होता है फिर भी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। आज हम इसको करते हैं एंड। कल हम बताएंगे हीट बजट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का हीट बजट क्या होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और जो भी इसका कोई फैक्ट आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि आज एक्चुअली काफ़ी लाइट नहीं आई, बहुत प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ा लाइट के लिए। 2-3 बार हमने क्लास को स्टार्ट किया और लाइट चली गई। ठीक है, इसलिए हम दिमाग ही ख़राब हो गया, फिर बार बार लाइट का आने जाने से डिसबैलेंस हो गया पूरा। ठीक है, आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, कल और परसों हम लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, और आप लोग बने रहिए, क्लास साथ पढ़ते रहिए, और जो भी समझ में ना आए वो ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे आपको। समझ में आ गया है तो भी बताइए, कि उससे हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना भी समझ में आए तो भी बताइए, हमें कोई वो नहीं लगता है कि क्यों। कई बार बच्चों को ज़रूरी नहीं, ज्योग्राफी जो पहली बार पढ़ेगा उसको तो ऊपर से भी निकल सकता है ना बच्चे, इसलिए आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।